वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। ये एक छोटा सा टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, सिंडिकेशन और कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ये हम नहीं कह सकते कि हर एग्जाम्स में रिपीट होता है, लेकिन ये आता रहता है। तो फिर इसके लिए आप तैयार हो जाओ। और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, जिसका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इस टर्म को आराम से समझ जाएं। यही देखो इसका मेन मकसद है। और फिर अभी करंट का अगर बात करो, एसबीआई ने $500 मिलियन का सिंडिकेटेड लोन रेज किया था, और वो कह रहा था कि इसका यूज़ करेंगे हम वेमेंस को लोन देने के लिए भारत में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी आपका अभी रेज किया था। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें बैंक्स लोन लेते हैं सिंडिकेशन या कंसोर्टियम फाइनेंसिंग के द्वारा, या फिर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो को किया जाएगा, छोटा सा एक वीडियो है। ठीक है, इसको अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो, लोन सिंडिकेशन और कंसोर्टियम फाइनेंसिंग जो है ना, ये बेसिकली एग्जांपल है किसका? ग्रुप फाइनेंसिंग का। ग्रुप फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते हो, बैंक्स पैसा कैसे कमाता है? जब वो किसी को लोन प्रोवाइड करता है। अब बैंक का मेन काम क्या है? लेंडिंग, तभी तो वो पैसे कमाएगा ना। लेकिन हमेशा याद रखना, बैंकिंग और फाइनेंस में जब भी कोई किसी को उधार देता है, लोन देता है, उसको ऑटोमेटिकली माना जाता है क्या? रिस्की। ठीक है, रिस्की का मतलब वो आदमी पैसे वापस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हमेशा याद रखना, इंडिया के अंदर जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको माना जाएगा ज़ीरो रिस्क। इसको ज़ीरो रिस्क क्यों माना जाता है? ज़ीरो रिस्क क्यों? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना लोन रिटर्न करना होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रुपीज़ में बोरो कर रहा है ना भारत के अंदर। गवर्नमेंट क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा, उसको कहेगा करेंसी नोट इशू कर दो। आरबीआई करेंसी नोट इशू करके उसको देगा, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लोन को वापस कर सकता है। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया के अंदर अनलिमिटेड बोरोइंग पावर है। इसीलिए आरबीआई कहता है, जब बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देता है, लोन कैसे देता है? उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करके, उसके बॉन्ड्स को बाय करके देता है, उसको माना जाएगा रिस्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़कर किसी को भी वो लोन देगा ना, तो आरबीआई कहता है उसको ऑटोमेटिकली मानो क्या? रिस्की। इंडिया में आप देखो, सबसे अमीर आदमी इंडिया का और एशिया का कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को पैसे चाहिए, ये चला गया किसके पास? आर एसबीआई के पास, और वो कहता है मुझे पैसे चाहिए। क्यों? मुझे एक आलीशान घर बनाना है मुंबई में। कह रहा 1,000 करोड़ दे दो। यहाँ पे देखो, बैंक मुकेश अंबानी का रिस्क वैल्यूएशन करेगा, बहुत अच्छा उसका स्कोर आएगा, लेकिन आरबीआई कहता है हमेशा मान के चलो कि मुकेश अंबानी भी रातों रात कंगाल हो सकता है, वो बैंकरप्ट हो सकता है। इसलिए मुकेश अंबानी को मानो क्या? रिस्की। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, सपोज करो एसबीआई के पास 100 रुपीज़ है लेंड करने के लिए। उसने इसमें से 80 रुपीज़ दे दिया किसको? मुकेश अंबानी को दे दिया। अगर मुकेश अंबानी ने पैसे वापस कर दिए, तब तो बहुत अच्छा है, एसबीआई को इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे, वो उसकी कमाई हो जाएगी, इंटरेस्ट वाला पोर्शन। लेकिन अगर मुकेश अंबानी डूब गया, तब तो फिर उसके 80 रुपीज़ डूब गए ना। तो 100 में से 80 रुपीज़ अगर मुकेश अंबानी को दे दिया, वो डूब गया, तो मुकेश अंबानी तो डूबेगा ही डूबेगा। डेड श्योर रहो, एसबीआई भी यहाँ पे डूब जाएगा, क्योंकि उसके सारे पैसे उसने एक ही बास्केट में डाल रखे हैं। यहाँ पे रिस्क का हो गया क्या? कंसंट्रेशन। ठीक है, रिस्क का कंसंट्रेशन हो गया। अब आरबीआई का मेन मकसद क्या होता है? वो चाहता है कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो। इसका मतलब रिस्क जो है ना, उसका लेवल बहुत ही लो हो, बैंक भी बहुत कम रिस्क ले। इसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो पहला क्या होगा कि आरबीआई ने रूल्स बना रखा है कि जो क्रेडिट कंसंट्रेशन होगा ना, वो कम होना चाहिए। यानी कि एक लेंडर को जो आप लोन दे रहे हो ना, वो कम होना चाहिए, ताकि इस तरह का सिचुएशन भविष्य में ना आए कि एक ही आदमी को सारा पैसा दिया, वो डूबा तो आप भी उसमें डूब गए। तो ये क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है। आरबीआई ने उसके लिए नॉर्म्स बना रखे हैं।
फिर देखो एसबीआई के मैनेजमेंट भी तो बहुत समझदार हैं, उनको भी तो पता है कि अगर एक आदमी को सारा पैसा दे दिया तो फिर हमारा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करें, मुकेश अंबानी अच्छा आदमी है तो फिर 4-5 बैंक मिलकर उसको लोन दे दें। अगर मुकेश अंबानी डूबेगा भी तो वो रिस्क जो है ना वो 4-5 बैंक में शेयर हो जाएगा। इसीलिए देखो लोन सिंडिकेशन और कंसोर्टियम फाइनेंसिंग क्यों किया जाता है, पहला रिस्क को डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि 4-5 बैंक मिलके देंगे तो अगर मुकेश अंबानी डूब गया तो फिर रिस्क का लेवल बैंकों के लिए क्या होगा, कम हो जाएगा और वो 4-5 बैंक में शेयर हो जाएगा, एक अकेला बैंक पे वो रिस्क नहीं आएगा। और दूसरा उनको फॉलो करना पड़ता है क्या, आरबीआई नॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क होता क्या है। डेफिनेशन कहता है credit concentration risk refers to a risk a bank faces from a large exposure to a company or to a sector of the economy। बेसिकली क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क जो है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है जिसको कहते हैं नेम कंसंट्रेशन। नेम कंसंट्रेशन का मतलब है ना यहाँ पे एक्सपोजर टू अ सिंगल कंपनी और को कहा जाता है। जैसे एसबीआई ने अपना सारा पैसा उठाया और पैसा दे दिया किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिया। अगर रिलायंस इंडस्ट्री डूब गया तो फिर एसबीआई भी डूब जाएगा ना। याद रखो एनरॉन वगैरह जो कंपनी था यूएस में, वो तो डूबा अपने साथ बैंक को भी ले डूबा था। तो एक कंपनी को जब अधिकतर पैसा आप देते हो, इससे जो रिस्क जर्मिनेट करता है ना उसको कहा जाता है नेम कंसंट्रेशन। सेक्टर कंसंट्रेशन क्या होता है, एक्सपोजर टू अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ये बैंक है, इसने अपना 80% जो पैसा था ना लोन देने के लिए, उसने पैसे दे रखे हैं किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को, आईटी कंपनी को। एक कंपनी को नहीं दिया, 4-5 कंपनी थे, इन्फोसिस को दे दिया, टीसीएस को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। यानी कि 100 रुपीज़ थे उसके पास, 80 रुपीज़ उसने 4-5 आईटी कंपनी को ही दे दिया। आप जानते हो जब से एआई रेवोल्यूशन की बात आ रही है उसमें कहा जा रहा है ना कि आईटी कंपनी के बिजनेस मॉडल को बहुत खतरा है। अगर आईटी कंपनी डूब गया, आईटी एक एक्सपोजर एक सेक्टर हो गया ना इकोनॉमी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर हो गया इकोनॉमी का, तो अगर ये डूब जाएगा तो फिर वो बैंक भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो दो तरह का होता है क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क, एक होता है नेम कंसंट्रेशन और दूसरा होता है क्या, सेक्टर कंसंट्रेशन। आरबीआई कहता है दोनों को ध्यान रखो, दोनों में मत फंसो। यहाँ तक ठीक है। आरबीआई कहता है क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए जो बैंक होगा वो एक सिंगल काउंटर पार्टी को जो लोन प्रोवाइड करेगा, इट शैल नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द बैंक्स अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस टीयर 1 एट ऑल टाइम्स। सिंपल सा मतलब, अगर नेम कंसंट्रेशन की बात करो तो इसमें हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया किसका, रिलायंस का। अगर हम लोग बात करो सेक्टर की तो हम लोगों ने बात कर लिया किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आरबीआई कहता है एग्जांपल ले लो रिलायंस का। रिलायंस में रिस्क को कम करने के लिए, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए कोई भी बैंक अगर रिलायंस को लोन प्रोवाइड करेगा, इट शैल नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द बैंक्स कैपिटल बेस, यानी कि टीयर 1 कैपिटल बेस एट ऑल टाइम्स। ये उसने लिख कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या गया, 20% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अब यहाँ आ गया टीयर 1, बहुत सिंपल फॉर्म में। बैंक के कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब वो पैसा जो वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसको बेसिकली टॉप टू में डिवाइड किया गया 2 टीयर्स में। एक होता है टीयर 1 कैपिटल, इसमें क्या आता है, बैंक का शेयर कैपिटल और उसके डिस्क्लोज रिजर्व्स। डिस्क्लोज रिजर्व्स का मतलब हो गया ना, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ उसने टैक्स पे कर दिया, कुछ उसने डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो वो जो पैसा बचता है वो यहाँ पे माना जाता है डिस्क्लोज रिजर्व्स, इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। आरबीआई कहता है किसी भी बैंक का अगर फाइनेंशियल हेल्थ देखना है ना तो उसको टीयर 1 कैपिटल देखो, और ये सबसे बढ़िया कैपिटल है जो बैंक को लॉस को जो बैंक को नुकसान होगा तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि ये सारे पैसे देखो मालिक का हो गया, शेयर होल्डर्स का हो गया। तो फिर अगर कंपनी को लॉस होता है तो लॉजिक कहता है
ये लॉस को कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर ही करेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर का होता है, तो लॉस भी किसका होना चाहिए? शेयर होल्डर का होना चाहिए। उसको कहते हैं टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में ना कुछ दूसरे रिजर्व्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेट डेट्स होते हैं। बहुत सिंप्लीफाई शब्दों में कहते हैं कि जो बैंकों ने लोन ले रखा है उस पैसे को टीयर 2 में डाला जाता है। ये तो रिस्की हो गया ना, क्योंकि ये तो आपने पैसा किसी और से लेकर आया है। इसलिए आरबीआई कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? टीयर 1 कैपिटल है। ये एक रफ आइडिया हो गया टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है। और मैक्सिमम लार्ज एक्सपोजर कितना कह रहा है वो? 20% ऑफ द बैंक्स एलिजिबल कैपिटल बेस। हम सारा चीज़ नहीं डाल रहे हैं इसमें, एक सिंपल सा डाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब देखो, रिकैपिचुलेट करें, यहाँ पे ग्रुप बना के लोन दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, ताकि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करे तो जो रिस्क है ना वो सारे ग्रुप में जो बैंक शामिल है ना उसमें आपका बट जाए। एक बैंक सारा सारा लॉस ना झेले। और दूसरा क्या हो गया, आरबीआई ने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखा है ताकि बैंक्स का जो क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क है ना वो कम हो सके। ये दो रीजन होता है, लोन सिंडिकेशन और कंसोर्टियम फाइनेंसिंग का। ठीक है, अब देखो लोन सिंडिकेशन का फीचर क्या होता है। एग्जांपल ले लो, बोरोवर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये देखो बोरोवर है, इसको चाहिए पैसा। पैसा चाहिए कितना? मान लो कितना चाहिए? 10,000 करोड़। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब इसने अप्रोच किया किसको? इसने अप्रोच किया एसबीआई को। अब देखो एसबीआई 10,000 करोड़ का लोन दे सकता है, लेकिन अगर रिलायंस का बिजनेस फेल हो गया तब तो एसबीआई का बैंड बच जाएगा ना। तो फिर एसबीआई क्या करता है? रिस्क को डिफ्यूज करने के लिए, है ना, वो क्या करता है? और बैंक्स को कांटेक्ट करता है। तो उसने 3-4 बैंक को कांटेक्ट किया। उसने कहा कि देखो रिलायंस ये लोन लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो 3-4 बैंक इसके लिए तैयार हो गए। यहाँ पे रिलायंस ने क्या किया? उसने अप्रोच किया एसबीआई को और उसने कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए। तो एसबीआई जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लीड बैंक कहलाएगा। तो फिर एसबीआई ने क्या किया? और बैंक्स को अप्रोच किया। एसबीआई ने अप्रोच किया किसको? आईसीआईसीआई को किया, उसने एचडीएफसी को किया और उसने किया बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो इसका मतलब एसबीआई मिला के कितने बैंक हो गए? 4। यहाँ पे एसबीआई लीड बैंक होगा, तो फिर वो क्या करेगा? ये जो बैंक होगा ना एसबीआई, वो आपका लोन्स का टर्म्स कंडीशंस, लोन्स का कितने साल का होगा, उसमें क्या क्या समय, कैसे कैसे आप उसको रीपे करोगे, इसमें आप गिरवी क्या रखोगे, ये सारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, लोन का रिस्क इवेल्युएशन होगा, सारा एसबीआई करेगा। ठीक है, सारा चीज़ एसबीआई करेगा। ये सारा लेके एसबीआई चला गया किसके पास? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। देखो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तैयार हो गए, उन्होंने फिर इसमें पैसे दे दिए। अब देखो 10,000 करोड़ है ना, यहाँ पे चारों बैंक मिलकर पैसे दे रहे हैं, तो फिर इसमें से कौन पैसा कितना देगा? ये कोई फिक्स नहीं होता है, सब अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर आप कह लो सब अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से बैंक को पैसा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 बैंकों ने मिलकर रिलायंस को पैसे दिए, लेकिन रिलायंस जो है ना उसको बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिलायंस का मतलब सिर्फ किससे है? एसबीआई से है। एसबीआई क्या करेगा? सारा रिस्क इवैल्यूएशन करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, टर्म्स एंड कंडीशंस आपका तय करेगा। फिर एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और अपना पैसा मिलाकर रिलायंस को दे देगा। अब रिलायंस पैसे वापस करेगा, तो रिलायंस पैसे वापस करेगा एसबीआई को। ईएमआई बनता है ना, फिर उस ईएमआई से जिसका जितना हिस्सा बनेगा वो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा को पे कर देगा। ठीक है, इस तरह का जो होता है ना उसको कहते हैं लोन सिंडिकेशन। इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको है? एसबीआई को, क्योंकि वो फ्रंट में है ना, और रिलायंस का डीलिंग बेसिकली एसबीआई से हो रहा है, जबकि पर्दे के पीछे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा भी शामिल है। इसमें एसबीआई को फायदा क्या होगा? एसबीआई जो लोन अरेंज कर रहा है ना रिलायंस के लिए, इसके लिए एसबीआई अलग से एक फीस चार्ज करेगा, प्लस जो लोन वो दे रहा है रिलायंस को, तो अपने लोन का जो हिस्सा होगा उस पर जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो भी उसका इनकम होगा।
इसको कहते हैं क्या, लोन सिंडिकेशन। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्या, अंडरराइटर। अंडरराइटर देखो क्या होता है, ये मार्केट का एक टर्म है। अंडरराइटर एक बैंक हो सकता है, तो इस एग्जांपल में ना एसबीआई भी एक अंडरराइटर हो सकता है, या कोई फिर दूसरा भी हो सकता है। तो हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं क्या, एसबीआई अंडरराइटर है इस लोन का। रिलायंस को चाहिए 10,000 करोड़, वो तो सिर्फ एसबीआई से डील कर रहा है। फिर एसबीआई का हेडेक होगा कि वो और किस किस बैंक को इसमें शामिल करे। मान लो और बैंक शामिल हुए कुछ नहीं हुए, और टोटल पैसा इकट्ठा कितना हो रहा है, 8,000 करोड़। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल लोन में कितना हो रहा है, 2,000 करोड़। अब ये जो अंडरराइटर होगा ना, मान लो इस एग्जांपल में अंडरराइटर कौन है, एसबीआई अंडरराइटर का काम कर रहा है। तो अंडरराइटर का काम होगा कि ये जो लोन का शॉर्टफॉल है ना, यानी कि रिलायंस को चाहिए था 10,000 करोड़ का लोन, लेकिन पैसे इकट्ठे कितने हुए हैं लेंडर्स के द्वारा, 8,000 करोड़। ये जो 2,000 करोड़ का जो डिफरेंस है ना, ये कौन प्रोवाइड करेगा, अंडरराइटर प्रोवाइड करेगा। अंडरराइटर यहाँ पे कौन है, एसबीआई। ठीक है, तो अंडरराइटर वो होता है जो शॉर्टफॉल होता है ना लोन सब्सक्रिप्शन में, उसको वो पूरा करता है ताकि लोन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और रिलायंस को वो पैसे मिल जाए। इसके बदले अंडरराइटर को क्या मिलेगा, उसको भी फीस मिलता है। ठीक है, उसको भी फीस मिलता है। यही मतलब होता है अंडरराइटर का। यहाँ तक क्लियर है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए लिख दिया ताकि आराम से बैठ के ना ये पॉइंट्स आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में ना ये सारे पॉइंट्स को एग्जाम उसमें देगा, ऑप्शंस में बना के देगा, इसीलिए इसको डिटेल में लिख दिया है, समझाने का काम कर दिया। अब देखो क्या होता है। अब देखो कंसोर्टियम फाइनेंसिंग क्या होता है। यहाँ भी ना ग्रुप ऑफ लेंडर्स प्रोवाइड करता है लोन किसको, एक सिंगल बोरोवर। तो इस एग्जांपल में भी हम लोग मान लें सिंगल बोरोवर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ग्रुप ऑफ बोरोवर्स कौन हो जाएगा, वही एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई, बड़ौदा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। ये चार हैं जो मिलकर लोन दे रहे हैं किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। 10,000 करोड़ का लोन है। इसमें देखो क्या होता है, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा ना, जैसे 10,000 करोड़ में सपोज करो सबसे ज़्यादा लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे हो जाएगा लीड बैंक। ठीक है, वो नॉर्मली हो जाता है लीड बैंक हो जाता है, और वो मैनेज करता है कंसोर्टियम फाइनेंसिंग को। लेकिन डिफरेंस है देखो अब सिंडिकेशन से। सिंडिकेशन में क्या होता था, सारा जो लोन अप्रेजल का काम था, रिस्क वैल्यूएशन का काम था, टर्म्स एंड कंडीशन निगोशिएट करने का काम था, वो लीड बैंक करता था। यहाँ पे वो नहीं होता। इसमें जो चारों बैंक शामिल है ना, चारों बैंक मिलकर प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेंगे, यानी कि रिस्क वैल्यूएशन करेंगे। वो निगोशिएट करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होगा लोन का। ठीक है, वो निगोशिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक से अलग अलग एग्रीमेंट साइन करेगा, जिसमें लिखा होगा मैंने आपसे इतना लोन लिया, ये मैंने आपके लिए गिरवी रखा है इसके बदले में, यानी कि ये मेरा क्या है, कोलैटरल है, इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट्स है, हम आपको इस तरह से पैसे वापस करेंगे। यानी कि हर बैंक से वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। ठीक है, और फिर जो कंसोर्टियम बैंक्स होंगे वो जॉइंटली सुपरवाइज करते हैं यूज ऑफ फंड्स एंड बोरोवर्स परफॉर्मेंस। यहाँ तक ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के बीच के डिफरेंस का, वो डिफरेंस आपको दिखना शुरू भी हो। पहले तो ये रखना, जो लोन सिंडिकेशन होता है ना, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। यानी कि इंडिया से बाहर अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो वो होता है लोन सिंडिकेशन। ठीक है, मर्जर्स एक्विजिशंस होगा, प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप करना होगा, उसके लिए। कंसोर्टियम फाइनेंसिंग जो होता है ना, बेसिकली डोमेस्टिक फाइनेंसिंग के लिए होता है, यानी कि आप देश के अंदर ही उसको प्रोजेक्ट को फाइनेंस करोगे। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, लोन सिंडिकेशन में क्या होता है, एक सिंगल लोन एग्रीमेंट बनता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, लोन एग्रीमेंट किसके बीच में बना था, रिलायंस और एसबीआई के बीच में, क्योंकि एसबीआई क्या था, लीड बैंक था। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो अप्रेजल होगा, यानी कि रिस्क वैल्यूएशन वगैरह होगा, लोन्स का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, क्या क्या गिरवी रखा जाएगा, वो सारा जो एग्रीमेंट होगा ना, रिलायंस और एसबीआई के बीच में ही होगा। ठीक है, और रिलायंस पेमेंट करेगा किसको,
SBI को, फिर SBI ये पेमेंट कर देता है किसको, बड़ौदा वगैरह को, बड़ौदा था, ICICI था और HDFC बैंक को, जितना उन्होंने लोन दिया था उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है। कंसोर्टियम में क्या होता है, जो लोन एग्रीमेंट होता है ना, वो बोरोवर और इंडिविजुअल बैंक्स के बीच में होता है। तो कंसोर्टियम फाइनेंसिंग का एग्जांपल ले लो, हम लोगों ने क्या लिया था, रिलायंस ने लोन निगोशिएट किया था किसके साथ, SBI के साथ, ICICI के साथ, HDFC के साथ और एक कौन था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। इसका मतलब रिलायंस SBI से अलग एग्रीमेंट करेगा, ICICI बैंक से अलग एग्रीमेंट करेगा, HDFC बैंक से अलग एग्रीमेंट करेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अलग एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसमें, सिंडिकेशन और कंसोर्टियम फाइनेंसिंग में। ठीक है, ये देखो मेन था, मैंने सारा इसमें डिटेल में इसलिए डाल दिया है ताकि आप आराम से बैठ के उसको पढ़ सको, और एग्जाम्स में ना जो ऑप्शंस आएंगे लगभग इसी में से कुछ उठा के देगा, क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो आप कमेंट करके बताओ और किस टॉपिक्स पे बनाएं, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।